स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्वालिटी के स्टार्ट किए थे, बल्कि पिछले से पिछले लेक्चर से हमने स्टार्ट किए हुए हैं और आज कोशिश करेंगे कि ये कंक्लूड हो जाए। तो जो कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, स्क्रीन भी आपको नज़र आ रही है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इट। फ्रेंड्स, क्वालिटी मैनेजमेंट के लिहाज से और इस नॉलेज एरिया के लिहाज से इन कॉन्सेप्ट्स को बड़े अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से तो ये फाउंडेशन है, फंडामेंटल है, और इसकी बुनियाद पे सारे क्वालिटी की बिल्डिंग जो है वो खड़ी होगी। तो इनको बड़े ध्यान से तैयार कीजिएगा और बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इन्हीं कॉन्सेप्ट से पूछे जाएंगे। तो इस लिहाज से इन कॉन्सेप्ट्स को बड़े अच्छे से तैयार कीजिएगा। ये कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो जो आप पूछ सकते हैं। तो भाई आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट है कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट का। इसको हम वन वे दी अदर डिस्कस करते चलते आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक और वर्ड आता है जी, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। ये स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी कंटिन्यूस और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की। जरा इस स्क्रीन को जरा देखें, स्लाइड को जरा गौर से देखें एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट एंड कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। जरा गौर से देखें इस स्क्रीन को, इसके ऊपर जो डायग्राम बनाई गई है इसको गौर से देखें एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस, द कंसेप्चुअल डिफरेंस कि इनके दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है जी। जो बताना चाहे वो अपना माइक यूज कर सकता है जी। सर, पिक्चर से तो ये लग रहा है कि जो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट है वो स्टेप बाय स्टेप होती है और जो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होती है वो थ्रू आउट द प्रोसेस होती है। पर इन दोनों में डिफरेंस नहीं समझ आया। ओके जी, कोई और बताना चाहे जी? कमर। एक पंजाबी की मिसाल है जी, जरा उस पर गौर करने की कोशिश करें तो होप्स हो कि आप डिफरेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बड़ी मशहूर मिसाल है पंजाबी की कि अग्गा दौड़ तो पीछा चोड़, अग्गा दौड़ तो पीछा चोड़। जरा गौर करें, इस पे समझ आती है। यस सर, समझ आ रही है। जी बताएं क्या समझ रही है। सर, अगर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट में किसी स्टेप पे अगर कोई गलती वगैरह हो जाती है तो हम जो है ना वो शुरू पे नहीं आ सकते। मतलब हम एक स्टेप बैक जाएंगे फिर दोबारा ऊपर आ जाएंगे। पर जो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट है वो एक स्टीप द पाथ है, यानी अगर कहीं भी मिस्टेक हुई है तो या हम शुरू से फिर आ जाएंगे, मतलब स्टार्ट से। यानी पीछे हमने जो है वो सेफ पॉइंट कोई नहीं रखे कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट में। शाबाश, वेरी गुड जनाब। यही क्वालिटी के कॉन्सेप्ट्स के अंदर आता है। इम्प्रूवमेंट तो हम करते चले जाते हैं लेकिन उस इम्प्रूवमेंट को जो हम करते हैं उसको प्रिजर्व करना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर हम उसको महफूज नहीं करते, कंजर्व नहीं करते, उसको पक्का नहीं कर लेते और महफूज नहीं कर लेते हैं तो फिर हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट वाली सिचुएशन में चले जाएंगे कि अगर अल्लाह ना करे कि आप एंड पे फॉर एग्जांपल पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे पहुंचे हुए हैं आप, और यहाँ पे जाके कोई गलती हो जाती है और आपने पीछे वाला काम प्रिजर्व नहीं किया हुआ,
उसको महफूज नहीं किया हुआ, उसको कंसोलिडेट नहीं किया हुआ, तो आप दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे आने का खर्चा रहेगा। लेकिन अगर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के तहत आप काम कर रहे हैं तो आप अपने साथ किए हुए काम को प्रिजर्व करते चले जा रहे हैं, महफूज करते चले जा रहे हैं और उसको मजीद बेहतर करके महफूज कर लिया है। तो उसमें अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर भी गलती होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं आएंगे। तो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट इन द क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स, कि हमने जो भी काम करना है, जो भी इम्प्रूवमेंट करनी है, उसको साथ साथ प्रिजर्व करना है, उसको इस तरह से लेके चलना है कि वो हमारी हैबिट बन जाए, हमारा कल्चर बन जाए, वो हमारे हमारे साथ एक तरह का जुज़वे लामिफिक बन जाए, ताकि जब भी हमारे पास काम करना हो तो हम उसी के ज़रिए से काम करते चले जाएं और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट वाली सिचुएशन में ना जाएं। ये रिफाइंड कॉन्सेप्ट है, इसको गौर में से रखना है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है। आम इंडस्ट्री के अंदर ये दोनों कॉन्सेप्ट एक ही कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल हो रहे हैं, ये जो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ही समझा जाता है, लेकिन वर्ड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ज़्यादा इस्तेमाल होता है और उसका आम जनरली बात करते हुए उससे मुराद कंसोलिडेशन ही होती है। यानी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट भी जनरली अगर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मतलब है इंप्रूवमेंट विद कंसोलिडेशन। लेकिन अगर हम टेक्निकली तौर पर बात करें, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव बात करें, लिटरेचर के लिहाज से बात करें या बुकिश नॉलेज के लिहाज से बात करें, तो देन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। तो लिहाजा इस पूरी पिक्चर को आपने सामने रखना है जब बात कर रहे हों कि अगर आप टेक्निकली बात कर रहे हैं तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू कॉन्सेप्ट्स, बट इफ यू आर जनरली टॉकिंग अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स देन द सेम मीनिंग इज देयर एंड द सेम मीनिंग इज द इंप्रूवमेंट विद कंसोलिडेशन, कि आप चीज को महफूज करते हुए इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। जो इंप्रूवमेंट हो चुकी है उसको भूलना नहीं है, उसको साथ साथ लेके चलना है, फिर हम ऐसे अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे और अपने रिजल्ट्स को अचीव कर सकेंगे। जनरली भी आप देख सकते हैं, आम जिंदगी के अंदर भी वहाँ पे इम्प्रूवमेंट ही आती है जहाँ पे आप कंसोलिडेट करते हैं, जहाँ पे कंसोलिडेट नहीं करते वहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं आती। वहाँ पे हम फिर जस्ट वो जिस कहते हैं ना कोल्लू के बैल ही बन जाते हैं, जस्ट हम वो टास्क ही पूरा कर रहे होते हैं लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं रहती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। और इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट विद कंसोलिडेशन है, उसको आप महफूज करते हैं। जी ये क्लियर हुआ है जी कंटिन्यूस और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, एक अनाउंसमेंट है आफ्टरनून सेक्शन के लिए कि लास्ट लेक्चर में जिसने भी आफ्टरनून की अटेंडेंस ली है वो काइंडली मुझे ईमेल कर दे। लास्ट लेक्चर में आफ्टरनून सेक्शन की जिसने अटेंडेंस ली है वो मुझे ईमेल कर दे। ओके जी, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को समझने के लिए ज़रा ये क्वेश्चन आपके सामने मैं रेज करने लगा हूँ क्वालिटी साइकिल के रेफरेंस से, आपको स्क्रीन भी नज़र आ रही है। कि क्वेश्चन ये है कि जी फर्ज करें कि ये क्वालिटी साइकिल के अंदर आपने 100 इनपुट्स दिए हैं, उसके बाद आपके पास 100 आउटपुट्स निकली हैं, और फर्ज करें कि जो प्रोडक्ट है वो भी 100 ही निकल आई। देयर इज नो लॉस, देयर इज नो साइक्लिंग आइटम, 100 प्रोडक्ट इज द आउटपुट फॉर एग्जाम्पल इन अ सर्टन केस। अगर ये सिचुएशन हो देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होगी, या in the simple words the question is, if you 100%ly achieve the quality, what is cost of quality? अहमद आपने 0 लिखा है, इससे क्या 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 कहना चाह रहे हैं? सर हमारा कोई भी पैसा वो क्वालिटी के ऊपर लगेगा ही नहीं। कैसे? वो सर वो साथ साथ ही वो 100% ही हमें आउटकम मिल रही है ना। आपको कैसे पता लगेगा कि आपके पास 100% आउटपुट आई है, 100% प्रोडक्ट आई है? उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल अप्लाई करनी पड़ेगी ना। जी सर। तो कॉस्ट तो आएगी ना, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को लगाने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए, तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज देयर। यस।
देन लेकिन बात आप सही कर रहे हैं, आंसर आपका ठीक है। मैं तो सिर्फ इस चीज को कह लेंगे थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए ये क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ कि इफ 100% प्रोडक्ट इज देयर, योर क्वेश्चन इज राइट, बट व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन? सर वो तो मुझे नहीं पता। जी, कोई और कोई बताना चाहे? अच्छा, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, हम एट द एंड इसको थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जरा इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, कॉस्ट जो है ना, दो किस्म की नॉर्मली तौर पे हम देखते हैं जब भी कोई चीज़ बनाते हैं, चाहे प्रोजेक्ट के अंदर बना रहे हो या प्रोडक्शन लाइन के अंदर कोई चीज़ बना रहे हो, तो हमारे सामने दो किस्म की कॉस्ट होती है। एक है प्रोडक्शन कॉस्ट, उस चीज़ को बनाने के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है, उसके ऊपर रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है, उसके ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट आ रही है, उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर कॉस्ट आ रही है, जितने भी रिसोर्सेज हम उसको इस्तेमाल कर उसको बनाने के लिए, उसको पैदा करने के लिए करते हैं, दैट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट। एंड सेकंड इज द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है? वो क्वालिटी कंट्रोल की है, क्वालिटी प्लानिंग की है, क्वालिटी एश्योरेंस की है, ये सारी कॉस्ट है। अब अगर हम कॉन्सेप्ट के लिहाज से बात करें तो अगर हमारे पास 100% प्रोडक्ट आती है तो इसका मतलब है कि हमारे पास ना तो रिसाइकलिंग आइटम्स आ रहे हैं, ना कोई हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे पास प्योर प्रोडक्ट आ रही है। तो देन अगर हमारे पास फिर कोई क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल के लिए कॉस्ट आती भी है तो उसको हम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी नहीं कहते, बल्कि वो हमारे पास प्रोडक्शन की कॉस्ट के अंदर चली जाती है। तो दैट इज वाई दैट इज दी कॉस्ट जीरो। यानी कि अगर 100% आपको अचीव करते हैं, प्रोडक्ट को अचीव करते हैं, तो फिर हमारे पास उसको हम कंसिडर ही नहीं करते क्योंकि यू हैव अचीव द आइडियलिस्टिक रिजल्ट। आपने आइडियलिस्टिक रिजल्ट हासिल कर लिए हैं जो कि नॉर्मली तौर पे हासिल नहीं होते हैं। तो आइडियलिस्टिकली स्पीकिंग, आइडियलिस्टिक आप गौर से सुनिएगा, आइडियलिस्टिकली स्पीकिंग इफ यू अचीव द 100% प्रोडक्ट देन कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज जीरो। फिर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी वाकईतन जीरो ही होती है। लेकिन इन रियलिस्टिकली स्पीकिंग अगर हम बात करें, हकीकत के तहत अगर हम बात करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये अगर आप 100% अचीव कर भी लें तो हम अपने स्टैंडर्ड को बेहतर कर देते हैं, अपने टारगेट को और मजीद आगे ले जाते हैं, और अगेन वी विल सर्टेनली हैव सर्टेन काइंड ऑफ द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जो है नॉर्मली तौर पे हकीकत के तहत अगर हम बात करें तो वो हमारे पास किसी न किसी लिहाज से आ रही होती है। इसी चीज को मजीद जरा समझने के लिए जरा इस स्लाइड को जरा देखें, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को अगर हम मजीद आगे थोड़ा सा डिग आउट करें, इसकी डेप्थ के अंदर जाएं, तो ये दो किस्म की होती है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी दो किस्म की होती है, एक को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस और दूसरे को कहते हैं कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस और कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस, जरा गौर से देखिएगा, और साथ क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करके इनके साथ मिलाइएगा कि कहाँ पे कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस है तो वो क्वालिटी कंट्रोल में जा रही है, क्वालिटी एश्योरेंस में जा रही है। जैसे कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस को सिर्फ गौर से देखें, उसके अंदर पहली कॉस्ट वो दिखा रहे हैं प्रिवेंशन कॉस्ट, प्रिवेंट करने की कॉस्ट। किस चीज को प्रिवेंट करने की? प्रॉब्लम्स को। तो आपकी प्रोडक्शन लाइन में जो रिसाइकलिंग आती है, जो लॉस आ सकता है, उसको हम प्रिवेंट करने लगे हैं। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ काम करते हैं। वो काम किस तरह के हो सकते हैं कि आप शुरू से ही अपने ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेनिंग कर देते हैं, उनको ट्रेन अप करते हैं, उनको चीजें सिखाते हैं कि वो काम करने से पहले से ही तैयार हो जाएं कि उन्होंने काम किस तरह से करना है, ताकि काम करते हुए वो प्रॉब्लम्स उनके सामने कम से कम आए और वो बेहतर तरीके के साथ अपना काम कर सकें। तो ज़ाहिर है ट्रेनिंग अगर आपको दिलवानी है तो उसके लिए कॉस्ट तो आएगी, उसके लिए आपको फी पे करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अरेंजमेंट मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, कन्वेंस अरेंज करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ रही होंगी और वो ट्रेनिंग की कॉस्ट के अंदर आ रही होगी। सिमिलरली डॉक्यूमेंट प्रोसेसेस हैं, आप अपने प्रोसेसेस को रीअसेस करते हैं, उनको री इन्वेंट करते हैं, उनके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आते हैं, उनके अंदर चीज़ों को बेहतर करते हैं और उसको लाई डाउन करते हैं, उसके ऊपर कॉस्ट आती है। तो डॉक्यूमेंट प्रोसेसेस के ऊपर चीज़ें कॉस्ट आएगी। तो ये भी आप पहले से करते हैं, पहले से चीज़ों को तैयार करते हैं, तो ये भी आपकी प्रिवेंशन की कॉस्ट में आएगी। इक्विपमेंट है, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स। आप अच्छा इक्विपमेंट लेते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो उसके जरिए से भी आप पहले से तैयार हो जाते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके खत्म हो जाते हैं। देन टाइम टू डू इट राइट, कि आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, पहले से बाकायदा स्केड्यूलिंग करते हैं, चीज़ों को सही तरीके के साथ अरेंज करते हैं, रिसोर्सेज को सही मैनेज करते हैं। So these are the prevention costs with respect to the
क्वालिटी। अब जरा गौर से देखें, ये जो एग्जांपल्स यहाँ पे ये दी गई हैं 4, ट्रेनिंग या डॉक्यूमेंट प्रोसेसेस, इक्विपमेंट एंड टाइम टू डू इट राइट है। जरा गौर से देखें, ये क्वालिटी कंट्रोल में चीज़ें आती हैं, क्वालिटी एश्योरेंस में आती हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ें क्वालिटी एश्योरेंस में आ रही होती हैं। उसके बाद देखिए सेकंड उन्होंने कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस के अंदर अप्रेजल कॉस्ट दी हुई है। ये क्या चीज़ है, इसकी एग्जांपल्स उन्होंने दी है, टेस्टिंग है। अब टेस्टिंग करते हैं, अप्रेज करते हैं कि आपका काम सही हुआ है कि नहीं हुआ है, एवेल्युएट करते हैं, उसके ऊपर ज़ाहिर कॉस्ट आएगी। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग लॉस है, ये भी टेस्टिंग एक टाइप होती है, ये आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ी होगी। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग लॉस होती है, उसके ऊपर चीज़ें आप दे रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव टेस्टिंग करने की कोशिश करते हैं, इंस्पेक्शंस करते हैं, ये भी उन्हीं चीज़ों को है, क्या क्वालिटी को असेस करने की कॉस्ट है। ये ज़्यादातर किस में आएंगी, ये क्वालिटी कंट्रोल में आ रही होगी। तो ये कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस के अंदर आ रही होती है कि आप ये चीज़ चेक करते हैं कि आप सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दीज आर ओवरऑल, दीज आर प्रोडक्ट प्रोसेस ओरिएंटेड, ये ज़्यादातर प्रोसेस ओरिएंटेड होती है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की दूसरी किस्म को जरा देखिए, कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने पहले डिस्कस की हैं, प्रिवेंशन कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट, ये है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, उसके दौरान ये कॉस्ट आ रही होती हैं। अब है आपने प्रोडक्शन कर दी, हो गई, उसके बाद आपके पास रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स आने के बाद अगर आपके पास रीवर्क आता है, स्क्रैप आता है, दीज आर द इंटरनल फेलियर कॉस्ट। जैसे हमने क्वालिटी साइकिल के अंदर इसको डिटेल के साथ देखा कि रीवर्क आता है, स्क्रैप करना पड़ता है। रीवर्क से मुराद क्या है, रिसाइकलिंग आइटम्स के ऊपर जो हमारे पास कॉस्ट आ रही होती है। अब उसके बाद एक और किस्म है कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस की, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट की है, जिसके अंदर लाइबिलिटीज हैं, वारंटी वर्क है, लॉस बिजनेस है, इंश्योरेंस वगैरह आ जाती है। इसी तरीके के साथ गारंटीज वगैरह अगर दी जाती हैं तो वो आ जाती हैं कि आपके पास अगर एक्सटर्नली तौर पे फेलियर होती है, कस्टमर यूज़ कर रहा है चीज़ को, उस वक्त फेलियर होता है, तो फिर आपके पास क्या क्या उसको मैनेज करने के लिए कॉस्ट आ सकती हैं, तो वो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट के अंदर आ रही होती है। तो ये 4 हैं टोटल, यानी कि दो मेन कैटेगरीज की आती हैं और हर एक के अंदर फिर मजीद दो हमारे सामने आती हैं। दीज आर दी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। अब जरा गौर से देखें, सारी चीज़ को सम अप करें, इस चीज़ को सामने रखते हुए अब मुझे बताएं कि रियलिस्टिकली तौर पे काम करते हुए क्या इन कॉस्ट से हमारा छुटकारा हासिल हो सकता है। जो एक्सपीरियंस है, जो हमें इंडस्ट्री का डाटा बताता है, वो हमें ये बताता है कि इनको मिनिमाइज किया जा सकता है, इनको टोटली तौर पे आप जीरो पे नहीं ला सकते। अगर कोई ला सकता है तो वो एक्सेप्शनल होगा, तो इन सब को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। इसी वजह से हम बात कर रहे थे कि आइडियलिस्टिकली स्पीकिंग, इफ यू अचीव द 100% प्रोडक्ट, द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज जीरो, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग इट कैन बी मिनिमाइज्ड बट इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, ये एलिमिनेट नहीं हो सकती है। तो इस चीज को हम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कह रहे होते हैं जी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है जी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का? जी चैट रूम में जरा रिस्पांस दीजिए जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है जी? अब ये आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम कुछ क्वालिटी के गुरुज हैं, थ्योरिस्ट्स हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, उनका भी थोड़ा सा आपके पास रेफरेंस होना चाहिए कि मेन जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने क्वालिटी के कॉन्सेप्ट दिए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स आप बड़े सुनते हैं, वो किन्होंने दिए हुए हैं, ज़रा उनको भी आपके जहन में होना चाहिए बात करते हुए, उनका रेफरेंस आपके सामने हो। उसमें जोसेफ जुरान है जी, इसने बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए थे, जैसे हम टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट को हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, ये मेन कॉन्सेप्ट जोसेफ जुरान का है। इस तरह फिटनेस फॉर यूज़ की जो क्वालिटी की डेफिनेशन है वो भी इसी जोसेफ जुरान ने दी हुई है। और एक बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट 80-20 प्रिंसिपल है, वो भी इसी का दिया हुआ है जी। आप में से किसी को आइडिया है ये 80-20 प्रिंसिपल क्या है? आइडिया है तो माइक ऑन करके बता सकते हैं जी।
80-20 प्रिंसिपल क्या है? बड़ा मशहूर प्रिंसिपल है जी, ये मेरा ख्याल है आपको पता होना चाहिए। माशाल्लाह आप 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। 80-20 प्रिंसिपल बड़ा कारगर किस्म का प्रिंसिपल है और इस बंदे को बहुत एडमायर किया जाता है बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल। जी मुस्तफ़ीज़ बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका एक एंगल, इसके बेशुमार एंगल्स हैं, इसको जगह जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक जो आपने कहा है बिल्कुल ऐसा ही होता है कि अगर हम इसको चाहे आप जनरल लाइफ के ऊपर, अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर अप्लाई करें, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर अप्लाई करें, ये जो बात आप कर रहे हैं कि 80% प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो 20% इश्यूज़ की वजह से होते हैं, बिल्कुल सही होती है। आप लिस्ट डाउन करें प्रॉब्लम्स को, सारे प्रॉब्लम्स को आप लिस्ट डाउन कर लें, तो उसमें से उनकी आपको जो 80% प्रॉब्लम्स की जो रीजंस हैं वो आपको 20% में नजर आएगी। उन 20% को सही कर लें, आपके 80% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाते हैं और बाकियों के लिए आपको इंडिविजुअली काम करना पड़ता है। इसी तरीके के साथ आपने देखा होगा प्रोग्रामिंग करते हुए कि जब आप एरर्स आइडेंटिफाई होते हैं आपके सामने, तो उसमें से जितने भी एरर्स आपके आइडेंटिफाई होते हैं उनमें से सिर्फ 20% को आपको ठीक कर लें तो 80% आपके एरर वैसे ठीक हो जाते हैं। ये इसका एक और यानी कि एंगल है। इसी तरीके के साथ मैनेजमेंट के अंदर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि जैसे अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या घर की भी अगर एग्जांपल लें, तो उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से अगर हम देखें, जैसे PUCIT है, तो PUCIT की के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उन सब की जो सैलरी है उसको एडअप कर लिया जाए, तमाम एम्प्लॉयज़ की सैलरी को एडअप कर लिया जाए, तो हमें पता लगेगा कि अगर हम उसके ऊपर एक एनालिसिस करें कि जो टॉप के 20% एम्प्लॉयज़ हैं, टॉप रैंकिंग के, टॉप पे जो बैठे हुए हैं 20% जो हैं वो टोटल सैलरी का 80% ले रहे होते हैं। टॉप के 20% एम्प्लॉयज़ जो हैं वो टोटल सैलरी का 80% ले रहे होते हैं। इसी तरीके के साथ जो टॉप के 20% होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के 80% रिसोर्सेज को यूज कर रहे होते हैं। इसको भी आप देख सकते हैं। इसी तरह आप घर के अंदर देख लें, घर के अंदर आपके जो टॉप के आपके वालिद साहब हैं, वालदा हैं या बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, घर के अंदर देखें वो आपके घर के 80% रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जो छोटे होते हैं, जो थोड़ा सा ले डाउन के ऊपर होते हैं, वो सिर्फ 20% रिसोर्सेज को यूज कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये प्रिंसिपल जो है 80-20 का, इसलिए बड़ा कारगर प्रिंसिपल है। इसको अगर आप इस्तेमाल करने की कोशिश करें और इसकी बुनियाद पे काम करना शुरू करें तो आप स्मार्ट वर्किंग में चले जाते हैं, स्मार्टली आप चीज़ों को हैंडल करना शुरू कर देते हैं। तो ये जोसेफ जुरान की अचीवमेंट थी जो कि इसने इस तरह से दी। इस तरह से ही डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग है, ही इज़ द टॉप गुरु, इसकी बुक्स जो हैं वो फॉलो की जाती हैं। हम ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एडवर्ड डेमिंग के पढ़ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी प्लान डू चेक एक्ट साइकिल, PDCA, फेमसली इट इज नोन एज। ये क्वालिटी साइकिल है, जो हमने क्वालिटी साइकिल पे पढ़ा है वो सारा यही है, PDCA ही है कि इसके अंदर पहले प्लान किया जाता है, फिर डू किया जाता है, फिर चेक किया जाता है, फिर एक्ट किया जाता है। तो ये वाला क्वालिटी साइकिल जो है ये दिस इज बेसिकली गिवन बाय द डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग और इसको दिया गया है। और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी का दिया हुआ है। और ये इसने पाकिस्तान भी विजिट किया है कई दफ़ा, यहाँ पर भी आए, ये कई दफ़ा आए हैं और ही इज कंसिडर्ड एज द यू कैन द फादर ऑफ क्वालिटी। फ्लिप क्रॉस्बी है, इसने बड़ा काम किया है। इसका जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का कॉन्सेप्ट इसका दिया हुआ है, इसकी डिटेल्स इसने दी हुई हैं। इसने प्रिवेंशन ओवर इंस्पेक्शन की जो डिस्कशन है वो इसने स्टार्ट करवाई थी और इसने प्रिवेंशन को पहले एडवोकेट किया, उसको बहुत ज़्यादा इसने इसको हक के अंदर दलाइल दिए, लेकिन एट दी एंड ये फिर सारी चीज़ें इस चीज़ के ऊपर आ गई कि ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं और एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती। जीरो डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट इसने दिया है। जीरो डिफेक्ट के लिहाज से ज़रा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। जीरो डिफेक्ट का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि कोई चीज़ ऐसी प्रोड्यूस की जा रही है कि उसके अंदर डिफेक्ट आ नहीं सकता, बल्कि उसका मतलब ये होता है जीरो डिफेक्ट के ऊपर कि जितने भी आइडेंटिफाइड एरर्स होते हैं, आइडेंटिफाइड डिफेक्ट्स होते हैं, उन सब को रिमूव कर दिया जाता है, उसको जीरो डिफेक्ट कहा जाता है। यहाँ प्रोसेस की इंप्रूवमेंट इस लेवल के ऊपर लेके जाते हैं कि वो तकरीबन आपको जीरो डिफेक्ट के ऊपर या आइडियल केस के ऊपर ले जाती है। क्वालिटी इज कन्फॉर्मस टू द रिक्वायरमेंट, ये डेफिनेशन है क्वालिटी की, दैट इज गिवन बाय द फ्लिप क्रॉस्बी। ये फ्लिप क्रॉस्बी की तरफ से ये डेफिनेशन दी गई।
तो ये मेन गुरुज थे जिनको हमने डिस्कस किया। अब जिन कुछ क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं इनका भी आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर लिख दिए गए हैं, ये थोड़ा सा आपको देखिएगा, इनको ज़हन में रखने की कोशिश कीजिए। ISO को आप जानते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है। सिक्स सिग्मा का है, इसको ज़रा देख लें, इसकी वैल्यूज़ को ज़रा समझ लें। सिक्स सिग्मा का स्टैंडर्ड दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन लाइन की ऑर्गेनाइजेशन हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। इसके 6 लेवल्स होते हैं। इसके थर्ड लेवल को जरा देखें, 3 सिग्मा। अब देखेंगे ये स्टैंडर्ड किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस को इम्प्रूव कर देता है और रिजल्ट्स किस तरह से दिखा देता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 3 सिग्मा के ऊपर काम कर रही है, उसको ये सर्टिफाई कर दिया गया है कि दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एट 3 सिग्मा। तो उसका मतलब ये होता है कि अगर वो 10 लाख अगर वो प्रोडक्ट्स बनाती हैं तो उसमें से सिर्फ 2700 ऐसी होंगी जिनमें प्रॉब्लम हो सकता है। यानी कि 10 लाख में से सिर्फ 2700 ऐसी होंगी, और ये 3 सिग्मा तीसरे लेवल की बात हो रही है। और अगर वो 6 सिग्मा के ऊपर चली जाती हैं, 6th लेवल के ऊपर चली जाती हैं, तो उनके 10 लाख में से सिर्फ 1.5 पार्ट्स के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। यानी वो जीरो डिफेक्ट वाली बात आ जाती है, वो तकरीबन जीरो डिफेक्ट के ऊपर चली जाती है। इसी तरीके के साथ जो CMMI है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन, वो सॉफ्टवेयर हाउसेज यूज़ करते हैं। मतलब जैसे पहले भी क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर हाउस है जो कि लेवल 5 और CMMI है, दैट इज नेटसोल। तो उसका भी मतलब जीरो डिफेक्ट है कि वो जो भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे उनके अंदर आइडेंटिफाइड एरर्स में से कोई दोबारा नहीं आएगा। तो ये है जनाब स्टैंडर्ड के लिहाज से थोड़ी सी बात। और ये आखिर में ISO ने 8 क्वालिटी प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, जो कि असल में डॉक्टर डैमिंग के दिए 14 असूल थे दिए हुए, उन्हीं के ये 14 स्टेप्स टू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एडवर्ड डैमिंग के, इन्हीं 14 को ISO ने 8 स्टेप्स के अंदर या 8 प्रिंसिपल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। वो ये वाले हैं, इनमें से कई हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिस्कस किए हुए हैं, आपके सामने हैं ये 8 के 8। इनमें इनको ज़रा खुद गौर से देखें, और इनमें से जिसको आप डिस्कस करना चाहें, मज़ीद एलेबोरेशन जिसकी चाहें, वो मुझे बता दें, उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। क्योंकि मोस्टली जो है वो वन वे दी अदर हमने डिस्कस किए हुए हैं। इनमें से किसी की अगर आपको समझ नहीं आती तो बताएं, क्योंकि आगे आने वाले डिस्कशन के अंदर भी ये किसी न किसी तरह से ये सारे के सारे इन्वॉल्व होंगे जी। जिसके ऊपर भी आप चाहते हैं डिस्कशन करना वो हम कर सकते हैं। ये 7 नंबर जो पॉइंट है, फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग जी, इसके से मुराद ये है, बल्कि आप अपना माइक ऑन रखिएगा अब्दुल हनान। यस सर। अगर मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ कि आप माशाल्लाह 8वें सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं एंड नाउ यू आर रेडी टू गो इनटू द इंडस्ट्री, और आपके सामने मैं रखता हूँ कि आपके सामने 3 सॉफ्टवेयर हाउस हैं, एक है नेटसोल, इसकी तरफ से भी आपको ऑफर आई हुई है जॉब की और सेम जॉब है। इस तरह टेक्नोलॉजीज की तरफ से भी आपको ऑफर है, सिस्टम्स की तरफ से भी आपको ऑफर है, एंड यू नीड टू मेक अ डिसीजन दैट कि आपने इसमें से किसकी तरफ जाना है। बताएं कैसे डिसीजन करेंगे? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ना कि सैलरी किधर है और सहूलतें किधर है। सैलरी और इन चीज़ों का आपको कैसे पता लगेगा? वो सर, वो हर सॉफ्टवेयर हाउस मतलब हर ईयर के हिसाब से डिफरेंट सैलरी पैकेज ऑफर कर रहा होता है फ्रेश के लिए। अच्छा, और उसके बाद जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जैसे आपने कोई होते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर चल रही होती हैं, यानी महीने में इतनी छुट्टियां होंगी, इतने बोनसेस होंगे, जो है मतलब ये अलाउंसेस मिलेंगे जिम के और इस जो है हेल्थ के। तो ये सारी चीज़ें भी फोकस करिए। अगर मेन चीज़ ये है कि वो होता है ना एक सॉफ्टवेयर उसके बारे में होती है कि वो सॉफ्टवेयर उस काम बड़ा करवाते हैं, ये सॉफ्टवेयर उसका ज़रा माहौल ज़रा चिल है, ये इतना काम नहीं करवाते। सही, ये सारी चीज़ें सर। अच्छा, इस वक्त क्या आपको ये जो तीनों सॉफ्टवेयर हाउसेज के मैंने नाम लिए हैं, क्या इनकी बिल्कुल सही रियलिस्टिकली फैक्ट्स जो हैं ये आपके पास हैं कि ये कितनी पे देते हैं, इनकी एनवायरनमेंट कैसी है, इनका ग्रोथ रेट कैसा है, इनकी टेक्नोलॉजी कैसी है, इन चीज़ों के बारे में आपके पास नॉलेज है?
पर इनमें से नेटसोल के बारे में थोड़ी सी रिसर्च की थी मैंने। ठीक हो गया, इसका मतलब नेटसोल के बारे में आपको पता है, बाकियों के बारे में पता नहीं है। लेकिन अगर Yes, मैं sir. आपको बाकियों के बारे में भी पूरी ये सारी डिटेल्स पूरी लिस्ट डाउन करके लिख के टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर पूरी डिटेल्स बता दूं कि हर एक का ग्रोथ रेट क्या है, उनकी एनवायरनमेंट कैसी है, टेक्नोलॉजी कैसी है, उनके तनख्वाहें किस तरह से वो इम्प्रूव करते हैं, इंसेंटिव्स क्या देते हैं, ये सारी डिटेल्स अगर मैं आपको बाकायदा तौर पर फैक्ट्स की शक्ल के अंदर लिख के दे दूं तो फिर आपके लिए डिसीजन करना आसान होगा कि नहीं होगा? आसान होगा सर। दिस इज द फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। समझ आइए? यस सर। तो फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग मतलब ये है कि यू नीड टू, व्हेन यू आर एट द वर्ज ऑफ मेकिंग अ डिसीजन, यू नीड टू हैव द होमवर्क। आपको पूरा एनालिसिस करने की जरूरत होती है, पूरी डिटेल्स हासिल करें जितनी कर सकते हैं। इससे ये ना करें कि आपके पास इस चीज़ से ना डरें, हेजिटेट ना करें कि वो गलत होगी या आपके पास नहीं होगी। जितना कर सकते हैं वो करें, जितनी आपके पास चीज़ें आ जाती हैं उनकी बुनियाद के ऊपर जब आप डिसीजन करते हैं तो आपका डिसीजन बहुत अच्छा होता है, मेच्योर होता है और आपके पास कॉन्फिडेंस आता है। और इस चीज़ को आप पर्सनल लाइफ के ऊपर भी देख सकते हैं कि व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज एनीथिंग, आजकल ईद का मौसम आ रहा है तो ज़ाहिर है हर कोई ना कोई शॉपिंग करने का सोच रहा होगा। जैसे ही कि थोड़ी सी लॉकडाउन में नरमी होती है तो आप वो परचेज कैसे करते हैं? सेल क्या डायरेक्टली जाकर ले लेते हैं? आप फैक्ट्स के ऊपर जाते हैं, कंपेरिजन करते हैं, देखते हैं कि आपके लिए अफोर्डेबिलिटी क्या हो सकती है, बेहतर चीज़ क्या हो सकती है। तो आप क्या कर रहे होते हैं? यू आर गोइंग एट द लेवल ऑफ फैक्चुअल अप्रोच। आप फैक्चुअल अप्रोच पे जा रहे होते हैं। होप आंसर द क्वेश्चन। यस सर। ये सिस्टम अप्रोच को रखें कि हम जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी रिव्यूज करते हैं या उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे जाके हमें हाच पॉच अप्रोच नहीं अपनानी पड़ती बल्कि एक सिस्टम बनाना पड़ता है। आप खुद ज़रा गौर से देखें, जहाँ जहाँ पे आपको वास्ता पड़ता है और मैच्योरिटी नज़र आती है वहाँ पे आपको एक सिस्टम नज़र आएगा। सिस्टम अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो सकते हैं, उसके अंदर वीक पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले एक सिस्टम बना के उसको चलाने की कोशिश की जाती है। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी एक सिस्टम का नाम है, PUCIT एक सिस्टम का नाम है, वहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो एक हायरार्की है, लोगों का काम करने का एक तरीकाकार है, ये लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, वो अपने अपने दायरे कार के अंदर रहते हुए काम करने की कोशिश करते हैं और जहाँ पे वो अपने दायरे कार में रह के काम करने की कोशिश नहीं करते वहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, वहाँ पे सिस्टम फॉल्ट होता है या वीक नजर आना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा जहाँ पर भी आप घरों को की एग्जाम्पल ले सकते हैं, घरों के अंदर भी आपके सामने जो चीज़ें चलती हैं, ये होल्ड कीजिए, शुक्रिया जी। घरों के अंदर भी जब आप देखते हैं तो वहां पर भी कोई ना कोई एक सिस्टम चल रहा होता है, वहां पर भी एक डिसीजन मेकर होता है, फिर वहां पे काम करने वाले होते हैं, टास्क की जो आप है वो नीचे देने की कोशिश करते हैं, डेलीगेट करते हैं और उस तरह से एक सिस्टम इवॉल्व होता है और उसके जरिए से काम कर रहा होता है। सिस्टम जितना अच्छा बनाया जाएगा, जितना अच्छा उसके रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रोसेसेस डिफाइन किए जाएंगे, रिफाइन किए जाएंगे, रिव्यूज किए जाएंगे, इम्प्रूव किए जाएंगे, उतना बेहतर तरीके के जरिए से आप क्वालिटी को अचीव कर सकेंगे। जहाँ पे सिस्टम जो है वो सही तौर पे नहीं बनाएंगे, सही काम नहीं करेंगे, उसके इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स रखेंगे, क्वालिटी साइकिल नहीं चलाएंगे, तो वहाँ पे जाके सिस्टम वीक नजर आएगा, आपको उसकी प्रॉब्लम्स नजर आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसको हम सिस्टम कहते हैं कि जिसके अंदर आप एक बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशन और एक डिसिप्लिन के तहत काम कर रहे होते हैं। उसको इसको करने के लिए आपको पहले से काम करना, प्रोएक्टिव चलना पड़ता है, प्लान्ड काम करना पड़ता है। जब भी आप कोई क्लास या कोई काम स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट्स जब देखें आप, प्रोजेक्ट्स जब हम करते हैं तो हम कितनी डिस्कशन की प्लानिंग के ऊपर, वो क्या है, दैट इज दी वो एक सिस्टम बनाने का प्रोसेस होता है। शुरू के अंदर प्लानिंग जो की जाती है वो एक सिस्टम बनाने का प्रोसेस होता है, जो ऊपर एक प्रोजेक्ट मैनेजर बैठा है, उसके नीचे एक टीम काम कर रही है, उसको आप टास्क डेलीगेट करते हैं, उनको काम देते हैं, उनको ऊपर नज़र रखते हैं, उनकी आप मेजरमेंट ऑफ द स्टेटस रिपोर्ट्स लेते हैं। ये सारी चीज़ें सिस्टम का हिस्सा होती हैं और लिखी हुई होती हैं, मेच्योर्ड होती हैं और उनके ज़रिए से काम किया जा रहा होता है। तो सिस्टम अप्रोच जो है वो क्वालिटी को अचीव करने के लिए ज़रूरी होती है। होप आंसर द क्वेश्चन। जी अजीम, का क्लियर हुआ है सिस्टम अप्रोच?
जैसे आपने कहा कि मतलब हर एक सिस्टम होता है, तो सिस्टम का होना ज़रूरी है कि अच्छे सिस्टम का होना ज़रूरी है? मतलब अगर पहले इसका आप देखेंगे तो। पहले तो सिस्टम का होना जरूरी है और उसके बाद फिर सिस्टम की इम्प्रूवमेंट का होना जरूरी है। हाँ, किसी और को दे दूंगा। देखें, ये सिस्टम जो है ना वो सबसे पहले बनाना होता है, और उस जब शुरू के अंदर आप सिस्टम बनाते हैं तो उसमें कमियां कोताहियां आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब सिस्टम को आप चलाते हैं, जो चीज़ें ले डाउन करते हैं, वो जितना ज़्यादा होमवर्क करेंगे उतना ज़्यादा वो मेच्योर्ड होगा, उतना अच्छा होगा। लेकिन यह है कि आप हमेशा इस चीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं कि उसमें अगर कमी कोताही है तो उसको साथ साथ इंप्रूव करते चले जाएं और उसको बेहतर बनाना शुरू कर दें। अब हमारे पास बड़ा यानी कह लें चीज़ें बड़ी रिफाइंड हो चुकी हैं, बने बनाए सिस्टम भी मिल जाते हैं, उनकी गाइडलाइंस मिल जाती हैं, जो स्टैंडर्ड्स अभी हम डिस्कस कर रहे थे ये बड़ी गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, इंप्रूवमेंट पॉइंट्स देते हैं, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखा गया होता है। तो जो लोग इसमें लीडरशिप की बड़ी कह लें इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो कितनी सीरियस है सिस्टम्स के बारे में और चीज़ों को लेके आने के बारे में। वो जितनी ज़्यादा सीरियस होगी आपका सिस्टम उतना अच्छा इंप्रूव होता चला जाएगा। और अच्छा सिस्टम हो लेकिन आपको चलाने वाला सही लोग ना मिलें या ऊपर लीडर अच्छा ना बैठा हुआ हो तो आप जो मर्जी कर लें सिस्टम अच्छा नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें ना आपस में चेन की शक्ल में मिली हुई हैं, सारी चीज़ें मिलकर काम करती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए इस तरीके के साथ आप। ये हनान समझ आइए। यस सर, समझ आएगा। और ये 8वां पॉइंट है म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लाई रिलेशनशिप। ये जो पॉइंट है ना जी, ये आजकल का कह लेंगे बड़ा लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है और जार्गन है। नॉर्मल बिहेवियर हमारे मार्केट के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर अगर हम देखें ना तो हमारे पास ये होता है कि जिसने अगर कोई चीज़ खरीदनी होती है ना, उसकी कोशिश होती है कि मैं चीज़ कम से कम पैसे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ खरीद सकूं। और सिमिलरली जो बेचने वाला होता है ना, उसकी ये इंटेंशन होती है या उसकी ये कोशिश होती है कि मैं अपनी जो चीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसों के अंदर बेच सकूं। नॉर्मली तौर पे ये एक नेगेटिव बिहेवियर कंसिडर किया जाता है। नॉर्मल बिहेवियर यही है, लेकिन दिस इज अ नेगेटिव बिहेवियर कि मैंने अगर चीज़ खरीदनी है तो मैं इस तरीके के साथ खरीदूं कि मैं फिर मेरे पास बेहतरीन चीज़ आए और कम से कम पैसे में आए। अब अगर मेरे पास कम से कम पैसे के अंदर मैं चीज़ खरीद रहा हूँ तो जिससे मैं खरीद रहा हूँ उसको तो कम पैसे मिल रहे हैं ना। इस तरीके के साथ जो बेचने वाला है वो कहते हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसों के अंदर चीज़ को बेचूं और कम से कम चीज़ लूँ। उसकी इंटेंट जैसे आजकल देखिए इसकी एग्जांपल चल रही है, रमज़ान शरीफ चल रहा है, इसके अंदर ये फ्रूट और सब्जियों की जरा जाकर मार्केट में सिचुएशन देखें ना, रमज़ान से पहले क्या सिचुएशन थी और अब क्या सिचुएशन है रमज़ान के अंदर, पहलों की कीमत क्या थी और क्या है, वो ये जो हम बात डिस्कस कर रहे हैं उसकी आइडियल एग्जांपल है इस वक्त। तो लोगों ने अपना अपना फायदा उठाने के लिए हर एक ने कोशिश कर रहा है, जो बेचने वाला है वो ज्यादा से ज्यादा पैसों के अंदर वो चीज बेच रहा है, बल्कि बाद चीजों की कीमत जो है डबल हो चुकी है। जो लेमन है उसकी जरा देखें ना कीमत कहाँ पे चली गई हुई है, और रमजान से पहले वो 30-35 रुपए किलो बिक रहा था और इस वक्त 400 450 रुपए का बिक रहा है। ये इसका नुकसान है। अब ये ISO क्या कह रहा है, और देखिए हमारा दीन 1400 साल पहले इस चीज को कह रहा था। वो ये कहते हैं म्यूचुअली बेनिफिशियल बेनिफिट के ऊपर चलें। इसमें ये ना कोशिश करेंगे अगर आपने खरीदनी है तो आप कम से कम पैसे के अंदर खरीदने और जिसने बेचनी है वो ज्यादा से ज्यादा पैसों के अंदर खरीदने, बल्कि वो कहते हैं कि जनाब दोनों जो है अपने रीजनेबल बैलेंस पॉइंट के ऊपर रहते हुए जायज मुनाफा को सामने रखते हुए चीज को बेचें जिसमें दोनों का फायदा हो, विन विन सिचुएशन हो, दोनों, इसको म्यूचुअल बेनिफिशियल कहते हैं। इसकी एग्जांपल को जरा देखें, मैं एक एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूँ जिससे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा, फिर उसके बाद उसको आप दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन के अंदर। कि फर्ज करें कि हम एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर के अंदर एक हार्डवेयर की जरूरत है, वो हार्डवेयर मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें पता लगता है कि वो एक वेंडर ऐसा है, एक बनाने वाला ऐसा है, हार्डवेयर को बनाने वाला ऐसा है जो कुछ को बना सकता है, बनाता नहीं है लेकिन उसके पास कैपेबिलिटी है, उसके पास कैपेसिटी है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसने वैसा काम नहीं किया लेकिन वो कर सकता है। हम उसके पास जाते हैं, उसको कहते हैं जनाब कि ये हार्डवेयर हमें चाहिए, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आप ये बना सकते हैं, देखिए इसको बना सकते हैं, मैं बना सकता हूँ। हम उसको कहते हैं जनाब कि इसके ऊपर जितने रिसोर्सेज के ऊपर कॉस्ट आएगी, जितने भी आपको इसका रॉ मटेरियल चाहिए वो आपको चाहिए होगा, वो सारी की सारी जो है उसकी कॉस्ट हम बियर करें।
आप उसको बनाएं, आपको पूरी फुल सपोर्ट देते हैं, उसको बनाएं और उसके बाद हम ये आपसे खरीदेंगे और उसका जो प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा, वो हम 50-50 आपस में डिवाइड कर लेंगे। यानी कि सारी कॉस्ट हम बियर करेंगे, जो स्किल होगी, जो उसके ऊपर नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस यूज किया जाए वो आपका होगा और उसके बदले हम आपको उसके जितना बेनिफिट आएगा और उसके बाद हम कमर्शियली भी उसको बेच सकते हैं और उसके ऊपर जो फायदा आएगा वो हम 50-50 कर लेंगे। अब ये है, दिस इज द म्यूचुअल बेनिफिशियल। तो उसको भी फायदा है, उसके पास भी एक प्रोडक्ट बन के आ जाएगी, वो भी उससे फायदा उठाएगा और हमारा जो काम रुका हुआ था, जिस वजह से नहीं हो रहा था, उसके तो ऊपर हमारे पास भी एक हार्डवेयर बन के आ जाएगा जो कि बिल्कुल वहां पे नहीं मिल रहा था। दिस इज द म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप ऑफ द सप्लायर, कि जिसके अंदर हम विन विन सिचुएशंस के अंदर चलते हैं और उसके अंदर बिल्कुल क्लियर रहते हैं। हमारे दीन इस्लाम ने 1400 साल पहले ये कहा है कि जब भी आपने कोई चीज बेचनी है तो उसके अंदर जो भी डिफेक्ट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो क्लियरली अपने बेचने वाले को बताएं। फिर उसकी और बड़ी मशहूर वो हदीस है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि उन्होंने एक ऊंट बेचने के लिए गए, बाजार के अंदर खड़े थे, आपको कोई काम था, आप काम करने के लिए चले गए और आपके साथ जो मुलाजिम था उसको कहा कि इसको बेच देना और इसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि ये ऊंट जो है वो तकरीबन 10 फरलांग चलने के बाद रगड़ाना शुरू कर देता है, तो जब इसको खरीदने के लिए आए तो उसको बता देना कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। आप चले गए, चले जाने के बाद एक गाहक आया, उसको ये बेच दिया गया, लेकिन मुलाजिम ने बताया नहीं, बल्कि जो पैसे बताए थे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी ज्यादा के ऊपर उसने बेच दिया और जो उसमें डिफेक्ट था वो नहीं बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, पूछा तो उन्होंने कहा जी मैंने बेच दिया और ज्यादा पैसे में बेच दिया। आपने पूछा आपने उसको बताया कि इसके अंदर ये फॉल्ट है? उसने कहा जी नहीं। आप हजूर वसल्लम ने उनकी तरफ काफी ताज्जुब के साथ देखा और उस गाहक के पीछे भाग के गए और उनको जाके बताया कि जनाब अली इसके अंदर ये डिफेक्ट है और ये मैं सौदा कैंसिल करता हूँ और ये आपके पैसे हैं, ये आप वापस ले लें और इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। वो बंदे हैरान परेशान रह गए कि ऐसे ताजिर भी हैं जो कि इस तरह से काम कर रहे हैं। अब देखिए कि वो ये म्यूचुअल बेनिफिशियल बन गया ना। जब ये वाला रवैया होगा तो वो जो बंदा जिसने वो खरीदना है उसने कहा जी मैं इसको आपके इस रवैये की वजह से डबल पैसों के अंदर खरीदने के लिए तैयार हूँ। यानी वो इतना मुतासर हो गए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रवैये से। तो पॉजिटिव ये एक यानी कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल बेनिफिशियल का, कि जिसके जरिए से आप क्लियरली बताते हैं। फिर एक और ये कॉन्सेप्ट जरा देखें इसी तिजारत के लिहाज से या काम करने के लिहाज से, आपने देखा होगा ये इसके साथ का रिलेट होता है कि नहीं होता इस पॉइंट के साथ, कि आपने अक्सर दुकानों के अंदर बाहर लिखा हुआ होता है जी बेचा हुआ सामान वापस नहीं किया जाएगा। अब ये देखें ये एक बड़े ये इस पॉइंट के निगेट करता है इस चीज, बेचा हुआ माल वापस क्यों नहीं हो सकता है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, अभी आपको एग्जांपल दिए, उसके अंदर उन्होंने क्या किया है, बेची हुई चीज वापस कर दी कि उसके अंदर आपको कोई मसला नहीं होता है, उससे आपका बेनिफिट बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है, उससे रिटेंशन ऑफ कस्टमर होती है। तो ये चीज जो है वो म्यूचुअल बेनिफिशियल के बेनिफिट के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से फिर लोग जो है उन पे एतमाद आता है और वो चीजों को के ऊपर चल रहे होते हैं। और जो लोग ये करते हैं, अब कुछ एग्जांपल ऐसी भी हैं, मैंने पोस्ट भी देखी है बाज फेसबुक के ऊपर, जहाँ पे बाज दुकानदारों ने अब लिख के लगाया, जब उनको ये अवेयरनेस आई है और इन चीज़ों को पता लगा तो वो लिख के लगाया हुआ है कि इतना बेची हुई चीज़ वापस हो सकती है। और वो कहते हैं जी इससे बरकत आई है, इससे उनका बिजनेस बढ़ा है, इससे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ी है और उनका मार्केट के अंदर शेयर बढ़ा है, उनका प्रॉफिट बढ़ा है, उनकी सेल बढ़ी है। ये चीज़ें भी अपनी जगह पे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल बेनिफिशियल ऑफ रिलेशनशिप। ये देखिए ओवरऑल जो है ना, ये सारी चीजें जो क्वालिटी के कॉन्सेप्ट चलते हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिविटी पे चलते हैं, ऑनेस्टी पे चलते हैं, इंटेग्रिटी पे चलते हैं, कंसिस्टेंसी पे चलते हैं। ये सारी चीजों पे ये चल रहे हैं, यानी कि आपने पॉजिटिव रहना है, ईमानदार रहना है और ये चीज कर ये, और अपनी अपनी डोमेन में, ये नहीं आपने पूरे सिस्टम का ठेका नहीं उठाना, अपनी डोमेन के अंदर जहाँ पे आप चीजें कर रहे हैं वहां पे रहते हुए उस डोमेन, जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट रह के ऑनेस्ट हो जाए, आप कंसिस्टेंट हो जाए, आप रिस्पॉन्सिबल हो जाए। आपने सिर्फ अपने स्टूडेंटशिप के अंदर रहते हुए ये चीज करनी है, अपने दायरेकार के अंदर रहते हैं, तो यू आर अ क्वालिटी लीडर, आप एक क्वालिटी लीडर है। तो इस वजह से वो सारी चीजें अचीव, जहां पे ये चीज नहीं होगी, यानी कि हमारे या वो माशरे जहाँ पे क्वालिटी आपको नजर नहीं आती है, उसका सबसे बड़ी रीजन ये है कि वहाँ पे ऑनेस्टी नहीं है, वहाँ पे ट्रूथफुलनेस नहीं है, वहाँ पे इंटेग्रिटी नहीं है, वहाँ पे एक दूसरे के फायदे को नहीं देखा जाता बल्कि एक दूसरे को नुकसान की तरफ जाने की कोशिश की जाती है। जहाँ पे ये चीजें होंगी वहाँ पे क्वालिटी लाना मुश्किल हो जाएगा या वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम्स नजर आती है।
जी होप आंसर द क्वेश्चन। जी और कोई इन 8 पॉइंट्स में से किसी पे डिस्कस करना चाहें? जी लीडरशिप को तो मैंने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था, थोड़ा सा और इसके ऊपर चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लीडरशिप एक ऐसी चीज़ है, ये डायनेमिक है। इसकी थोड़ा सा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। ये उसी की रेफरेंस से चीज़ है। लीडरशिप नेसेसरी चीज़ है। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले भी एक पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपके पास सारी चीज़ें अच्छी हों ना, आपने सारी चीज़ें ये 8 के 8 प्रिंसिपल्स हैं, 7 के 7 प्रिंसिपल्स हैं, ये अप्लाई कर दिए हुए हों, लेकिन आपके पास सही लीडरशिप ना हो, उसके अंदर विजन ना हो, वो सीरियस ना हो, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ ना हो, रियल सेंस के अंदर लीडर ना हो, तो जितने मर्जी अच्छे सिस्टम ले हैं, जितनी अच्छी मर्जी टेक्नोलॉजी ले हैं, जितने मर्जी अच्छे आप लीडर्स ले हैं, सॉरी वर्कर्स ले हैं, रिसोर्सेज ले हैं, इन सारी चीज़ों को ले हैं, लेकिन अगर लीडर सही नहीं है तो काम नहीं चलता है। प्रॉब्लम यानी कि मैं अगर देखूं जितनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर और जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, तो बड़ी एक वाज़ेह चीज़ नज़र आती है कि बड़ी बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट होने के बावजूद और अच्छे रिसोर्सेज होने के बावजूद अगर लीडर जो है वो सीरियस नहीं है और उसके अंदर विजन नहीं है, तो वो सिस्टम और अच्छे लोग कुछ नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल दी जाती है समझने के लिए कि अगर 100 शेर का जत्था हो और उनके ऊपर जो लीडर बैठा हुआ है वो एक बुज़दिल शेर हो, तो वो 100 के 100 शेरों को भेड़ बना देगा, बुज़दिल बना देगा। लेकिन अगर 100 भेड़ें हो ना और उनके टॉप के ऊपर एक शेर सिर्फ बैठा हुआ हो, तो वो 100 भेड़ों को शेर बना देगा। ये लीडरशिप की डायनामिक्स है। तो इस वजह से ट्रू लीडरशिप का टॉप के ऊपर होना और लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर जो है वो चीज़ें नहीं चलती हैं। सिर्फ समझाने के लिए मैं एग्जांपल आपके सामने रखने लगा हूँ, ज़रा रिकॉल करें, उसको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा कि अभी तक आपने कितने टीचर से पढ़ा है, प्राइमरी से लेके और यूनिवर्सिटी लाइफ तक कितने टीचर से आपने पढ़ा है। टीचर एक लीडर होता है, एक रियल टीचर जो है, एक सही जो टीचर है वो एक लीडर होता है। लेकिन ज़रा देखें कि ऐसे कितने टीचर्स हैं जिनका नाम आपके जहन के अंदर अब तक, जितने मेरा ख्याल है 100 से ज़्यादा टीचर से आप पढ़ चुके होंगे कम से कम, लेकिन आपके जहन के अंदर एज ए लीडर कितने टीचर्स का नाम आता है? चंद होंगे जो गिने जा सकते, 4-5 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें और जिनका नाम जहन में आता है उनका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आता है, आपकी फीलिंग कैसी आपके पास आती है, उनके से आपने क्या चीज़ें सीखी हैं वो कैसे आपके जहन में आती हैं। और वो जो अक्सरियत है जो कि लीडर नहीं थे, वो ये फैक्ट है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो नहीं लीडर का रोल अदा कर सके वो आपके जहन में कैसे आते हैं, उनकी फीलिंग आपके पास कैसे आती है और उन्होंने आपको क्या दिया एज कम्पेयर टू दोज पर्सन्स हु आर द रियल लीडर्स एज अ टीचर। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि लीडरशिप की किस तरीके के साथ है। और इसी तरीके के साथ दुनिया के हालात और मुल्कों के हालात आप देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के हालात देख सकते हैं, ख़ानदानों के हालात देख सकते हैं कि जहाँ पे एक लीडर आ जाते हैं, ख़ानदान के अंदर एक लीडर पैदा हो जाता है और वो लीडरशिप करके दिखाता है, उस ख़ानदान की हालत बदल जाती है, उस ख़ानदान की किस्मतें बदल जाती हैं। और जहाँ पे वो लीडरशिप नहीं आती है, वो वाली कायदाना चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं, वो अच्छे वाले ख़ानदान जो हैं वो रुल जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला कोई नहीं होता। तो दिस इज द यू कैन से द रोल ऑफ लीडरशिप, कि लीडरशिप का रोल कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी इसके अंदर जनाब लीडरशिप के अंदर बेशुमार चीज़ें हैं, पहले भी हमने कई दफ़ा डिस्कस किया हुआ, उसके ऊपर क्वेश्चंस लेके आए, लीडर के मज़ीद डेप्थ में जाएं। लीडर्स के अंदर इतने ज़्यादा एरियाज़ हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है, और जो लोग लीडरशिप के ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं करते हैं, वो ज़रा पढ़ के क्वेश्चंस लेके आया करें, उनको हम डिस्कस करें, तो आप देखेंगे कि कैसे ज़बरदस्त किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं और काम करने का मज़ा आता है फिर जब वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं कि लीडरशिप को जब अप्लाई किया जाता है तो फिर रिजल्ट्स कैसे आते हैं और उनका इम्पैक्ट क्या होता है और आप लोगों को कितनी आसानियाँ दे सकते हैं। ये जितनी चीज़ें हम सुनते हैं ना आजकल, बड़े वो मोटिवेशनल स्पीकर्स भी इन चीज़ों के ऊपर बड़ा फोकस कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, जैसे स्मार्ट वर्किंग है, जिस तरह से ये एंगर मैनेजमेंट है,
इसी तरीके के साथ डिप्रेशन है, इंटेलिजेंस IQ लेवल्स की बात है, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात है, ये सारे दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। ये सारे के सारे लीडरशिप के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इनके ऊपर ज़रा आगे मजीद काम करने की कोशिश करें। फिर एवोल्यूशन ऑफ लीडरशिप है, एक लीडर कैसे इवॉल्व होता है, निकलता कैसे है, फ्लरिश कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, वो उन चीज़ों को ज़रा पढ़ने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, डिस्कस करें, क्वेश्चन रेज करें। जी जनाब, होप कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आई होंगी। जी आसाम। एक और लीडरशिप के अंदर वो चीज़ मेरे जहन में आ गई है, जहन में रखिएगा, एक लीडर ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक लीडर के अंदर एक सबसे बड़ी खासियत होती है, वो दो चीज़ें हैं। एक है सेक्रीफाइस, उसको कुर्बानी देनी आती है, और दूसरी चीज़ उसमें आजिज़ी होती है। कुर्बानी देनी आती है, सेक्रीफाइस करना आता है, और दूसरा जो है उसके अंदर आजिज़ी होती है। वो कभी भी मुतकब्बर नहीं होगा। एक लीडरशिप और मुतकब्बर दो बिल्कुल क्या लेंगे, एक दूसरे के अपोजिट चीज़ें। और जी कोई सवाल? तो भाई आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। यहाँ पे हमारी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो PMBOK के पेज 87 का ये नॉलेज एरिया है, क्वालिटी मैनेजमेंट, उनके तीनों प्रोसेसेस जो हैं, क्वालिटी प्लानिंग है, क्वालिटी इंश्योरेंस है और क्वालिटी कंट्रोल है, इनको हम डिटेल से देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसके अंदर हम 7 बड़े फेमस 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स हैं, जो कुछ आपने पढ़े भी होंगे मे बी क्वालिटी इंश्योरेंस के सब्जेक्ट के अंदर भी और बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी। उनको एक जगह के ऊपर हम डिटेल के साथ देखने की कोशिश करेंगे और उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। तो इनको ज़रा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और इनको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे।